हेलो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन अपना काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, जिसके 9 लेक्चर में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ मोशन इन ए प्लेन। और उसका चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि उसका सब पार्ट है वेक्टर। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स की जितनी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हमारे पास जितनी भी साइंटिफिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उन क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। फर्स्ट इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए इनको स्टडी करते हैं। जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्वेश्चन अपना है व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव एग्जाम्पल। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिनके मेजरमेंट के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी डायरेक्शन। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है, तो अगर उसका मास हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो मास कैलकुलेट करने में हमें ये नहीं कहना पड़ता कि किस डायरेक्शन में मास है। मीन्स विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शंस we can easily observe the mass, we can easily calculate the mass। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम कैलकुलेट करते टाइम हमें कोई नीड नहीं, नो डायरेक्शन नीड, ओनली मैग्नीट्यूड उसके पास होता है, डायरेक्शंस नहीं होती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, या सिंपली हम उनको स्केलर्स भी कह देते हैं। तो ये एक नंबर होता है और इसकी एक यूनिट होती है। इसके बाद इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। एग्जांपल्स देखिए, जैसे मास, जैसे कि बात की, मैंने पूछा एक रूम का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं कि रूम की वॉल्यूम की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो मीन्स ऐसी क्वांटिटी को हम इजीली क्या कर रहे हैं, विदाउट स्पेसिफाई द डायरेक्शंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं। डेंसिटी हो गई, टाइम हो गया, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी स्केलर है। हालांकि आपको इसमें डाउट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट की तो हमने सर डायरेक्शन पढ़ी है 10th में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस होते हुए भी इसको हम स्केलर क्यों मानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो देखिए क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट है कि मीन्स स्केलर वो थे जिनको हमने क्या किया, विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शंस हमने उनको किया है। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास विदाउट डायरेक्शन हम इनको डिफाइन ही नहीं कर सकते, कांट डिफाइन विदाउट डायरेक्शन, यानी कि बिना डायरेक्शन के आप लोगों का आंसर इसमें अधूरा रहेगा। ऐसी क्वांटिटीज हैं ये। जैसे हम इसमें कहते हैं कि इनके पास केवल क्या है, सॉरी दोनों चीजें हैं इनके पास, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। ऐसी क्वांटिटीज होंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, या वेक्टर्स सिंपली कह देंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी को एक नंबर के साथ, यूनिट के साथ और डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं आपका एक एडिशनल चीज इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उसकी डायरेक्शन ही होती है।
एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट, ये इन सभी की कोई ना कोई डायरेक्शंस होती हैं और विदाउट डायरेक्शंस हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारी डेफिनेशंस इसके अंदर हैं कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका 11th स्टैंडर्ड में कि स्केलर और वेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला पॉइंट, स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। दे चेंज इफ द मैग्नीट्यूड चेंज। ये कब बदलते हैं? जब केवल मैग्नीट्यूड बदल जाए। ये या तो आप मैग्नीट्यूड बदल दो तो भी बदल जाएंगे, इवन डायरेक्शन बदल दोगे तब भी बदल जाएंगे, और दोनों चीज़ों को चेंज करने पर तो ये चेंज होने ही हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ के चेंज होने से भी ये चेंज हो जाते हैं। दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। जो आपने अलजेब्रा में सीखा है 5 + 5 = 10 ईजिली एडअप हो जाते हैं, बट ये स्पेसिफिक लॉज हैं एडिशन के जिन्हें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। उसमें हो सकता है आपकी 5 और 5 दो वेक्टर हम ऐड करें तो आंसर 0 भी हो सकती है। वो वेक्टर अलजेब्रा हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक वेक्टर की डायरेक्शन और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए वेक्टर को हमने पहले क्या किया, शुरुआती जब हमने इनको पढ़ा पहले तो इनिशियल डेज में हम इस वेक्टर को क्या करने लग गए कि हम उनको कैपिटल लिखने लग गए। जैसे कोई वेक्टर है तो उनको कैपिटल लिख देते थे, फोर्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिख देते थे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिख देते थे, वेलोसिटी को हम वी लिख देते थे। बाद में कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हुई जिनको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, लेकिन वो वेक्टर हैं। जैसे एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आती है बेटा कि एक्सेलरेशन एक स्मॉल लेटर में लिखा जाने के बाद भी वेक्टर था, तो ये वाला मेथड हमने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया, ये नहीं चलता अब। ओके, फिर हमने क्या किया, इन लेटर्स को थोड़ा सा डार्क करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स वेक्टर है तो उसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया, एफ को ऐसे कर। बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप सपोज कीजिए ऐसे लिखेंगे नोटबुक में तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, हर लेटर को आप ऐसे शेडेड करेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये वाला मेथड भी फिर क्या किया हमने, ये वाला मेथड भी ड्रॉप आउट कर दिया, इसको भी छोड़ दिया। और अब हम सिंपली वेक्टर पे क्या करते हैं, कोई वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के लिए दो चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये है टेल एंड हेड। एक तो उसकी क्या है रहती है, टेल रहती है, एक उसकी क्या रहती है, हेड। हेड आप लोगों की क्या रहती है, एरो वाली साइड को हेड बोलते हैं, ठीक है, और जो ये वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन में हो गई, टेल एंड हेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखिए, ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। यानी एक वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन उसके साथ एक एरो हेड होनी जरूरी है, दूसरी साइड अपने आप टेल बन जाएगी। कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स है, तो हमने 1 2 3 4 5 न्यूटन ऐसे दिखाया। तो अगर आपको 10 न्यूटन दिखानी होगी तो स्ट्रेट लाइन इससे डबल खींचनी है, जिसमें 5 to 5 पार्ट और आगे आ जाएंगे। अगर आपको 2 न्यूटन दिखानी है तो इसमें इतनी लाइन ही खींचनी है। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग एक स्ट्रेट लाइन से वेक्टर को दिखा सकते हैं और उसकी डायरेक्शन के लिए आप एरो की यूज करेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, लेंथ ऑफ लाइन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड है और एरो डायरेक्शन दी है। जैसे सपोज ए बॉडी है जो वेलोसिटी ऑफ 40 km/h ड्यू ईस्ट में है, तो ईस्ट की तरफ आपने दिखा दिया, और 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर इज 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर मान लिया। तो इसका मतलब कितनी बार हुआ हमारे पास, 10 10 10 10 40 हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक वेक्टर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी यूज होता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आपकी ओरिजिन ये रही, ये पॉइंट आपकी क्या है, ओरिजिन, जिसे मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर के लिए आप क्या करते हैं, आप ओरिजिन से चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये याद रखना कि स्टार्ट हमेशा कहाँ से हो, ओरिजिन से होना चाहिए। आप ओरिजिन से चले और किसी स्पेसिफिक पॉइंट ए तक गए, तो आपका ये जो वेक्टर बना ओ से पॉइंट पी का, इसे हमने कहा ओपी वेक्टर, और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, जो आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन देखिए आप लोग, ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन वर्ड बहुत जरूरी है, ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर। ये हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताती है, बड़ी है या छोटी है उस हिसाब से, और डायरेक्शन के लिए हम एक ओरिजिन पे, एक वेक्टर पे एरो लगा देते हैं। जैसे सेकंड हमारे पास है, ये फर्स्ट हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए अगर आप इसी में मैं फिर से समझाना चाहूँ आपको, यहाँ से यहाँ एक पोजीशन आपको दिखाई दी जा रही है, ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। ये सपोज करो आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये सपोज करो तीसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ये आप देख रहे हैं कि आप अगर ओरिजिन से चलते हैं किसी भी पोजीशन पे, तो आप एक नए पोजीशन वेक्टर को बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक पोजीशन पे जाते हो ऐसे और फिर दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो ऐसे, तो दो पोजीशन वेक्टर बनाते हो, एक पोजीशन वेक्टर R1, एक पोजीशन वेक्टर R2। फॉर एग्जांपल हमने इसको मान लिया R1 R2 से डिनोट किया। लेकिन अगर आप वहाँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो ऐसे, तब ये जो वेक्टर है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, नाउ इट बिकम्स ए डिस्प्लेसमेंट। जब आप ओरिजिन से मूव नहीं करते तो आपकी ये वेक्टर कहलाती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशंस देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval। ये देखिए पोजीशन वेक्टर पहला, ये देखिए दूसरा, और यहाँ से यहाँ आपका ये थर्ड पोजीशन, सॉरी ये जो थर्ड वेक्टर है, ये आपकी थर्ड वेक्टर क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें हमने सीख लिया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट करके हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ओके, इसमें इतने ही पेजेस मैंने आज कवर किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या टाइप हैं, जिनको बेसिकली हम पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में डिवाइड करेंगे, और फिर हम उसकी बहुत सारी टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लेना। थैंक यू बच्चों।